हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका गोयल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, रामेश्वरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान से आज के वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रही हूँ बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, और इसमें कई लेक्चर आपके लिए हो चुके हैं। आज आपका जो लेक्चर है वो है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश विधायिका से है, और इसमें आपको मैं ब्रिटिश विधायिका का परिचय, उसका संगठन और इसके साथ ही इसका जो निम्न सदन है कॉमन सभा, उसके बारे में आपको बताऊंगी। स्टूडेंट्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसको कि हम संसद भी कहते हैं, विश्व के सभी संसदों की जननी है, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ है और इसी तरह से इसी विकास के क्रम में संसद का भी विकास हुआ है, वहाँ की पार्लियामेंट का विकास हुआ है, और वहाँ पर भी दो सदन हैं, जैसे कि विश्व के अन्य देशों में हैं, लगभग सभी देशों में, जैसे चाइना में एक है, यहाँ पर दो सदन है, एक कॉमन सभा और एक लॉर्ड सभा। जो कॉमन सभा है वो निम्न सदन है और लॉर्ड सभा उच्च सदन है, जो कि कुछ यानी अब थोड़ा सा बदल गया है उसका गठन। मैं आपको बताऊंगी अगले लेक्चर में इसका गठन। तो लॉर्ड सभा वंशानुगत और थोड़ा बड़ा है, और जो कॉमन सभा है, जैसा नाम से ही लगता है कि ये जनता द्वारा निर्वाचित समूह है, और डायसी कहते हैं कि कानूनी दृष्टि से जो संसद की प्रभुसत्ता है वो ब्रिटेन की राजनीतिक संस्थाओं की मुख्य विशेषता है, क्योंकि ब्रिटेन में जो संसद है वो संप्रभु है। उसके कुछ कारण हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि ब्रिटेन में जो संसद है उसके कानून सर्वे सर्वा हैं। वहाँ पर ना तो कोई जो न्यायपालिका है उसको ही अधिकार है, जैसे हमारे यहाँ पर न्यायपालिका को अधिकार है संविधान की व्याख्या करने का, कि वह संसद के द्वारा बनाई कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है, संविधान के प्रतिकूल बता सकती है, लेकिन हम ब्रिटेन में इस प्रकार का कोई भी स्थिति नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन है, तो वहाँ पर जो पार्लियामेंट कानून बनाती है वो बजाय एक मतलब केवल केंद्र के और सारे राज्यों में सब जगह वहाँ पर वो लागू होते हैं। तो इस तरह से भी जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो सर्वे सर्वा है। और जो ब्लैक और स्टोन है वो कहते हैं कि संसद को कानून बनाने, उसकी पुष्टि, विस्तार और व्याख्या करने का सर्वोपरि अधिकार है, और ये कानून किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, वो सब कुछ कर सकती है, जो कि प्राकृतिक दृष्टि से असंभव नहीं है। और मैंने जैसे बताया कि इसकी प्रभुसत्ता है, ये बिल्कुल पूरी तरह प्रभुत्व सत्ता संपन्न है। उसका एक कारण ये भी है स्टूडेंट्स की ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, अलिखित संविधान है, तो उसमें जैसे चाहे उसमें कानून बन जाता है। उसका कानून भी बहुत साधारण तरीके से बनता है, जिसके बारे में पहले विकास के अंतर्गत भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और शासन प्रणाली से जुड़ी प्रथाएं, न्यायिक दृष्टांत, संसद के अधिनियम भी वहीं के संविधान के, मतलब वही संविधान के आधार है, इसलिए वहाँ पर कानून बनाना इतना कठिन नहीं है। और संसद के अधिनियम जो हैं वो उनमें भी सर्वोपरि होते हैं, और इनको जो है आराम से बदला जा सकता है। स्टूडेंट्स, 1689 का जो अधिकार पत्र था उसमें इंग्लैंड में संवैधानिक शासन की नींव पड़ी थी उसी से ही। और चूँकि उस समय ग्लोरियस मूवमेंट हुई थी और वहाँ के जो राजा थे इंग्लिश बोलना नहीं जानते, तो उन्होंने, जैसे मैंने आपको सब पहले बता रखा है कि उन्होंने अध्यक्षता करने का अधिकार प्रधानमंत्री को दे दिया, राजा जो है वो नाम मात्र का शासक हो गया, और तब से ही वहाँ पर संवैधानिक शासन की नींव पड़ी। तो पहले लॉर्ड सभा की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उसमें सामंत और राजा वगैरह के प्रतिनिधि सब उसमें होते थे, और धीरे धीरे करके उसकी शक्तियाँ सीमित कर दी गई, और अब वर्तमान में कॉमन सभा के पास ही सारी शक्तियाँ हैं। लॉर्ड सभा की शक्तियाँ किस प्रकार से सीमित की गई, ये मैंने आपको विकास के अंतर्गत भी बताया स्टूडेंट्स, कि 1911 में जो है एक जो धन विधेयक था, मतलब उसकी शक्तियाँ उससे छीन ली गई, और चूँकि लोगों से राय ली गई थी इसके संबंध में, और लोगों ने कॉमन सभा के पक्ष में राय अपनी दी थी, चुनाव हुए थे वहाँ पर, और फिर उसके बाद में जो शक्तियाँ थी वो कॉमन सभा को मिल गई थी। तो हम कॉमन सभा आप पढ़ेंगे। कॉमन सभा के जो सदस्य हैं वो निर्वाचित होकर आते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा के सदस्य हैं, उसी तरह बिल्कुल कॉमन सभा लोकसभा में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। एक्चुअली हमने हमारी लोकसभा का जो ढांचा है वो कॉमन सभा से ही लिया है, और इन्हें एमपी या संसद सदस्य कहा जाता है, और इन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि दीवानी कार्रवाई के अंतर्गत इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, संसद में अपने
कर्तव्य पालन के समय यदि ये कोई भाषण देते हैं, मतलब भाषण तो देते ही हैं, और कुछ यदि इस तरह की गतिविधि हो जाती है कि जो सही नहीं है, तो इन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन इससे पहले भी इसे भंग किया जा सकता है और इसको बढ़ाया भी जा सकता है स्थिति के अनुसार। और ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं वो इसके अनुशासन का कार्य करते हैं। इसके अध्यक्ष जो है स्पीकर, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। स्पीकर निर्दलीय हो जाता है बाद में, एक बार चुनने के बाद में, और आजीवन कार्य करता है। तो यहाँ पर स्पीकर की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स, हम इसकी शक्तियों का उल्लेख करते हैं शॉर्ट में। इसको मुख्य शक्ति जो है विधि निर्माण की शक्ति है, कानून बनाना इसकी शक्ति है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1911 का जो धन विधेयक था वह केवल कॉमन सभा से ही शुरू हो सकता है अब 1911 के बाद से। और लॉर्ड सभा में वो केवल 1 माह के लिए जाता है, और वहाँ पर यदि लॉर्ड सभा उसमें कुछ अंतर करना चाहे, उसमें कुछ संशोधन देना चाहे, कर सकती है। बाकी उनको मानना ना मानना ये कॉमन सभा के हाथ में होता है। और लॉर्ड सभा जो है मतलब उसको बहुत ज़्यादा अधिकार वित्त के संबंध में नहीं है। वित्त व्यवस्था के संबंध में कॉमन सभा को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। और साधारण विधेयक किसी भी सदन में शुरू किए जा सकते हैं, परंतु ज़्यादातर विधेयक जो है महत्वपूर्ण विधेयक वो कॉमन सभा से ही शुरू हो सकते हैं, किसी भी सदन में हो सकते हैं। कोई विधेयक दोनों सदनों के पारित होने के बाद ही राजकीय से अनुमति के लिए भेजा जाता है, और उसके बाद में साधारण विधेयक को लॉर्ड सभा अधिक से अधिक 1 वर्ष तक रोके रख सकती है। यानी वित्त विधेयक को 1 माह तक, और जो साधारण विधेयक है उसको 1 वर्ष तक लॉर्ड सभा रोके रख सकती है। स्टूडेंट्स, 1949 का जो संसदीय अधिनियम था उसके अनुसार यदि कॉमन सभा किसी साधारण विधेयक को 1 वर्ष की अवधि के भीतर लगातार 2 अधिवेशनों में पारित कर दे तो वह कानून बन जाएगा, और यदि उस पर लॉर्ड सभा की स्वीकृति ना मिल पाए तो भी वह कानून बन जाता है। इस प्रकार जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है वह कॉमन सभा की इच्छा पर है, चाहे साधारण विधेयक हो चाहे वित्त विधेयक हो। तो कॉमन सभा चूँकि वो जनता के द्वारा निर्वाचित है, यानी वहाँ पर सब कुछ ये विकास के क्रम में ही हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पर तो राजतंत्र था, लॉर्ड सभा, सामंत वर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। धीरे धीरे करके सारी शक्तियाँ कॉमन सभा को मिल गई। और जहाँ तक धन विधेयक का संबंध है स्टूडेंट्स, उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो धन विधेयक है वो पूरी तरह से इसमें कॉमन सभा के द्वारा ही पारित होता है, और लॉर्ड सभा को इसमें नाम मात्र का अधिकार है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का अधिकार है इसको, कॉमन सभा को। अधिकार तो लॉर्ड सभा को भी है, लेकिन लॉर्ड सभा को बहुत ज़्यादा जिसको हम कहें कि नाम मात्र का अधिकार हम कह सकते हैं। कॉमन सभा सरकार के सारे कामकाज पर निगरानी रखती है। मंत्रिमंडल तभी तक अपने पद पर रहता है जब तक कि कॉमन सभा में बहुमत है उसका। और सरकार जो है कॉमन सभा की कृपा दृष्टि पर ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि विराजमान है, और जैसे ही कॉमन सभा भंग होती है सरकार भी अपने आप ही चली जाती है। विधेयकों पर वाद विवाद के समय भी विपक्ष के सदस्य जो हैं वो लगातार निगरानी रखते हैं और तीखी आलोचना भी करते हैं। विपक्ष का वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पर 2 दल हैं, और मुख्य रूप से 2 दल हैं। वहाँ पर तीसरा दल भी अपवाद स्वरूप कभी कभी आया है। तो दूसरा दल जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि कभी किसी की सरकार कभी किसी की सरकार बनती है, तो उसे आलोचना करने का अधिकार है। और प्रश्नकाल के दौरान कॉमन सभा के सदस्य मंत्रियों से उनके विभागों के कामकाज के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। उन्हें संतुष्ट करना मंत्रियों का दायित्व है। गैर सरकारी सदस्य जो है वो सार्वजनिक महत्व के मामले में भी सदन के सामने अत्यावश्यक मामले के लिए चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव रख सकते हैं। सरकार की गलतियां जो है बता सकते हैं, और विपक्ष के सदस्य अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं और आलोचना भी कर सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करके सरकार को भी गिरा सकते हैं। तो विपक्ष जो है उसका मुख्य कार्य है तो राष्ट्रहित में और जनमत की दृष्टि से सरकार की नीति और कार्यक्रमों की आलोचना है। तो जो विपक्ष है उसके ऊपर वहाँ का बहुत ज़्यादा बाहर निर्भर है, इसलिए जो विपक्ष है उसको निष्ठावान विपक्ष कहा जाता है। और विपक्ष के नेता को बाकायदा एक कैबिनेट मंत्री की तरह वेतन भी दिया जाता है।
क्योंकि उसका जो कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही एक और है स्टूडेंट छाया मंत्रिमंडल, जिसको शैडो कैबिनेट कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है विपक्ष का वहाँ पर, कि जो वहाँ पर जो विपक्ष है वो इस मंत्रिमंडल के समकक्ष अपना एक मंत्रिमंडल और बना लेता है कि कभी सरकार गिरेगी तो वो मंत्रिमंडल कार्य करेगा। साथ ही वो क्या है कि जैसे वित्त है, विदेश है, इस तरह के एक एक मंत्री विपक्ष के अपने बने रहते हैं शैडो कैबिनेट में, और वो जो एक्चुअल मंत्री है उसके कार्यों पर निगरानी रखते हैं और अपने दल के प्रवक्ता की भूमिका भी निभाते हैं। तो इस तरह छाया मंत्रिमंडल जो है उसको भी सरकार गिर जाने के बाद में मंत्री बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि वहाँ पर जो कॉमन सभा है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और पूरी जैसे कहें हम सत्ता की बागडोर जो है वो पूरी कॉमन सभा के हाथ में है। तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में इसका जो दूसरा सदन है, इसका जो उच्च सदन है लॉर्ड सभा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप निश्चित रूप से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको लिखिएगा।